Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है या आप कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट है। राइटिंग मुझे पसंद है जैसा कि आप लोग जानते हैं, बट पोइट्री मेरा पैशन है। वो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब मेरे अंदर है, वो मेरे से बाहर आ ही जाती है जब भी मैं कुछ बोलना शुरू करती हूँ। तो उसी के लिए मेरे पास मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैं अपने थॉट्स लिखूँगी या बोलना शुरू करूँगी। तो जिसको भी एनीबडी एल्स जिसको भी पोइट्री में इंटरेस्ट हो या मेरी वॉइस पसंद आ रही हो या मेरे थॉट्स से आप लोगों को वाकिफ़ हों, अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ उस चैनल को जाकर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, सुनिएगा। और जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है प्लीज़ उतना ही प्यार उस चैनल को भी दीजिएगा। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। बस यही मैं चाहती हूँ। नाम आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा चैनल का, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूँगी। ओके, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइस, ये एक छोटी सी शुरुआत मैंने की है अपनी पोइट्री, अपने पोइटिक इंसान को बाहर लाने की। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को जैसा लगे। ओके, तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट। बट हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ये वाला भी और वो वाला भी। ओके। लगभग 48 घंटे बीत चुके थे उस रात को गुजरे हुए, और 36 घंटे उस खबर को पब्लिश हुए। वो खबर जिसने लगभग पूरे चाइना के अंदर इस वक्त हड़कंप मचाया हुआ था। उस आग के अंदर सब झुलस रहे थे। जब नाम एक स्टूडेंट का जुड़ा हो और उस पर से एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ उसमें अटैच्ड हो, तो खबर सुर्खियां बटोरेगी ही। और ऊपर से इस वक्त गुसू यूनिवर्सिटी का 100 ईयर आ रहा था, तो ना चाहते हुए भी इस इशू को इतनी ज़्यादा हाइप मिल गई थी कि सभी की निगाहें इसी पर आकर गड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरी खबर ने भी कोई कम उत्पात नहीं मचाया हुआ था। दूसरी खबर थी कि शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर के बेटे की एकाएक मौत। क्लब के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। हर जगह सीसीटीवी फुटेज और हर चीज़ को खंगाला जा रहा था, पर सामने कुछ भी नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लब के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा चुका था, पर सामने कुछ भी नहीं आया था। ना चाहते हुए भी सिर्फ इस केस में वैन चाओ और कुन की ही नज़दीकियाँ सामने आ रही थी। केस एक डेड पॉइंट पर आकर रुक चुका था, क्योंकि वैन चाओ भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि किसी भी इंटरव्यू या इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर सके। वो एक हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ था। उसका आधा शरीर लगभग पैरालाइज था और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। एक ऐसा जहर उसके शरीर में घुला हुआ था जिसने लगभग उसके आधे दिमाग को सुन्न कर रखा था। उसे होश नहीं था। डॉक्टर्स लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर नतीजा सबकी एक्सपेक्टेशन से परे था। इस वक्त इस केस ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ा हुआ था। इस वक्त हर चीज़ लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। सब कुछ आउट ऑफ डायरेक्शन घूम रहा था। वांग्स की पीआर टीम ने उस दिन से लेकर अब तक सांस नहीं ली थी। लगातार सब इस मसले पर काम कर रहे थे। किसी न किसी तरीके से इस स्कैंडल को दबाना चाहते थे। कंपनी चाहे इस वक्त कितनी भी हॉट टॉपिक में क्यों ना बनी हुई हो, पूरा शहर इस वक्त चाहे किसी भी खबर से क्यों ना दहक रहा हो, पर इस वक्त कोई चीज़ थी जो ग्लेशियर से भी ज़्यादा ठंडी थी, तो वो था 75th फ्लोर जेड डेल्टा टेक कंपनी का सीईओ कैबिन। वांग यीबो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसका नाम ही काफ़ी था चाइना के अंदर। फ़िलहाल वो कोल्ड था, कम्प्लीटली कोल्ड। एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी पलकों को लगभग 36 घंटे से नहीं झपकाया था। वो उस कैबिन में, उस सन्नाटे में, अपनी ही दुनिया में बैठा हुआ था। उसकी आँखें लगभग इनफाइनाइट में गड़ी हुई थी। दिमाग किस चीज़ में डूबा हुआ था पता नहीं। कुछ चीज़ें थीं जो उसकी आंखों के सामने से लगातार पार हो रही थी। कुछ इमोशंस थे जो शायद उसके अंदर दबे हुए थे, पर उससे भी ज़्यादा कुछ था। तो जो वक्त के साथ बढ़ता हुआ उसका गुस्सा, हर बीतते सेकंड के साथ उसका गुस्सा उसके अंदर बढ़ता चला जा रहा था। पर इस गुस्से का क्या कोई तोड़ था? वो इन 36 घंटों से जहान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लगभग उसकी सारी टीम इस वक्त जहान को ढूंढने में लगी हुई थी, पर जैसे मान लो जहान इस वक्त हवा में से कहीं गायब हो गया। वो वैनिश हो चुका था कम्प्लीटली। कोई उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। ईबो के पास जहान की डिटेल्स थी, पर जियांग मैंशन में भी यही हाल था। जियांग मैंशन में भी अजीब सा कोहराम मचा हुआ था। हर एक निगाहें इस वक्त यूचैंग के ऊपर थी। जियांग चैंग ने चिल्लाकर अपनी माँ से कहा, माँ, शाओजान कहाँ है?
आपने उसे कहीं भेजा था। यूचैंग ने चिल्लाकर जवाब दिया उसी इंटेंसिटी से, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो यूजलेस इंसान हम सबको प्रॉब्लम में डाल के न जाने कहाँ गायब हो गया है। जियांग फेंगमियान भी इस बार पीछे नहीं थे। उन्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। शाहजहान उनके दिल के करीब था। वो बात अलग थी कि वो यूचैंग की वजह से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे, पर इस वक्त वो डरे हुए थे। जान एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। जिस वक्त से उसने जियांग मेंशन में कदम रखा था, उसकी यही कोशिश रहती थी कि उसकी वजह से कम प्रॉब्लम्स हों। वो हर वक्त अपने आप को एक शील्ड में छुपा कर रखता था। ये बात सब जानते थे। उसके चेहरे की वो हंसी रियल नहीं होती थी, क्योंकि उसकी आंखें कुछ बयां करती थीं जिसे वो लोग शायद पढ़ना नहीं चाहते थे। पर आज जब जहान एकाएक उनकी नज़रों से सामने से गायब हो गया तो हर दिल वहाँ उस वक्त परेशान था। यूचैंग को छोड़ दिया जाए तो जियांग फेंगमियान, वहाँ यानली भी बहुत परेशान थी। माना वो इस वक्त उस शहर से दूर थी, अपने लोगों से दूर थी, पर यह खबर उस तक भी पहुँच चुकी थी। इस घर में सबसे ज़्यादा कोई करीब था शाहजहान के तो वो जियान यानली ही थी। हाँ, जियांग चैंग भी उससे बहुत करीब था, बहुत प्यार करता था। वो बात अलग थी कि उनके पास शब्द नहीं थे। वो अक्सर जब भी बातें करते थे तो हमेशा लड़ाई ही करते थे। पर फिलहाल इस वक्त शाहजहान का गायब हो जाना हर किसी के लिए टेंशन बना हुआ था। चैंग, क्या तुमने शाहजहान के दोस्तों से कॉल कर पूछा? क्या पता उन्हें कुछ पता हो। क्या तुमने सभी से बात की? जियांग फेंगमियान ने पूछा। उनकी आवाज़ में उनकी टेंशन साफ नजर आ रही थी। चैंग ने जवाब दिया, जी डैड, मैं सभी से कॉल कर पूछ चुका हूँ। मैं हर एक से 2 बार कॉल कर पूछ चुका हूँ। किसी को कुछ नहीं पता। उसके सारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लगभग हर घंटे उनका कॉल मेरे पास आ रहा है। हमारी पूरी सर्च टीम इसे ढूंढ रही है, पर किसी को कुछ नहीं पता कि शाहजहान कहाँ है। चैंग की आवाज़ रेस्टलेस थी। वो इस वक्त बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। ये जवाब सुनने के बाद फेंगमियान ने भी अपना सर हिलाया और कहा, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाहजहान वेंचाओ से मिलने उस क्लब में क्यों गया था। जहान तो कभी क्लब नहीं जाता, यहाँ तक कि वो घर से भी बाहर नहीं जाता। कितनी बार मैंने उससे बाहर जाने के लिए कहा, पर उसने हर बार मना कर दिया। तो आज ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि वो वेंचाओ से मिलने क्लब गया? क्लब जिसके बारे में शायद उसे जानकार भी नहीं होगी। जियांग चैंग चिल्लाकर बोलने लगा। अब यूचैंग की सांसें भी अटक चुकी थीं, क्योंकि इस सब के पीछे सारा फैलाया हुआ रायता तो यूचैंग का ही था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही फेंगमियान की नज़रें यूचैंग के ऊपर पड़ी तो यूचैंग ही का एक घबरा गई। फिर भी उसने जवाब देने की हिम्मत की। उसने कहा, मुझे क्या पता, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो उसका दोस्त है। आपको नहीं पता वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और यूथ है, यूथ कब तक घर पर बैठेगा? आखिर वो भी जवान खून है, और जवान खून क्लब में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आश्रम में। यूचैंग का ये जवाब सुनने के बाद एकाएक फेंगमियान की नज़रें शार्प हो गईं। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, यू आर हार्टलेस वुमन, यू आर रियली हार्टलेस। मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक माँ कैसे बन गई। एक बच्चा इस घर से गायब है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम इतनी बेफिक्री के साथ वहाँ बैठी हुई हो जैसे कि वो अनाथ है। तुम उसे जानती तक नहीं। वो अनाथ ही है, यूचैंग ने चिल्लाकर कहा। ये जवाब सुनने के साथ ही वहाँ पर खड़े दोनों शख्स की फिस्ट क्लेंच हो चुकी थी। जियांग चैंग ने कहा, माँ, हमें इतने साल हो गए हैं शाहजहान को अडॉप्ट किए हुए, आप अभी भी उसे अनाथ बोल रही हैं? वो आपको माँ बोलता है, वो आपको मदर बोलता है। क्या आपके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है? यूचैंग ने कहा, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, तुम और जियान यानली। डू यू गेट इट? बाकियों से मुझे कोई भी मतलब नहीं। ये कहते हुए यूचैंग वहीं हॉल छोड़कर चली गई। उसके पीछे 2 ही शख्स थे। जो 2 शख्स थे वो हैरानी के साथ उसे जाते हुए देख रहे थे। फेंगमियान ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ एक हार्टलेस वुमन है। वो कभी उन इमोशंस को नहीं समझ सकती जो उसने कभी महसूस नहीं किए। उसे नहीं पता उस बच्चे का दर्द क्या है। जब मैं उसे इस घर में लेकर आया था वो कितनी ख़राब स्थिति में था। चैंग, प्लीज़ उसे ढूंढो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चैंग ने अपने पापा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, डैड, आप चिंता मत कीजिए, वो यहीं कहीं होगा। मुझे लगता है वो कहीं जाकर सो गया होगा। आपको तो पता है उसके सोने का एडिक्शन। वो एक बार जब सोने बैठता है तो उसे देश दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। और अगर वो सो गया होगा तो ये चीज़ आम है उसके लिए। हाँ, वो इस बार घर से बाहर निकला है तो हो सकता है घर के बाहर कहीं सो गया हो। आपको पता है ना, जब वो घर पर होता है 2 या 3 दिन तक सोता ही रहता है। चैंग ने जानबूझकर ये बात कही थी। वो अपने फादर का मूड लाइट करना चाहता था।
वो अपने फादर की फॉरहेड के ऊपर उन टेंशन्स की लकीरों को देख सकता था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था इस वक्त जो उसके फादर की हालत थी। फैंग मियान ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम ये सब बोलकर मजाक करने की कोशिश कर रहे हो, पर सिचुएशन क्रिटिकल है। चैंग, मैं जानता हूँ शाओजान को, ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई है, इसी वजह से वो गायब है, नहीं तो वो बच्चा ऐसा कभी नहीं करता। चैंग ने कहा, डैड, मैंने कहा ना, डोंट वरी, मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। वो यहीं कहीं होगा, मुझे पता है, मेरा दिल कह रहा है। फैंग मियान और चैंग दोनों ने ही नोट किया। इसके बाद उस हॉल में लगभग शांति छा चुकी थी। हाल शाओजान के दोस्तों का भी अच्छा नहीं था। जियांग बहुत ज़्यादा परेशान था और इस वक्त वैन निंग और नी होसैंग दोनों से संभालने की कोशिश कर रहे थे। नी होसैंग ने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, जियांग, क्या तुम बीमार पड़ना चाहते हो? क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? सिर्फ 2 दिन हुए हैं शाओजान को गए हुए और तुमने रो रो कर दुनिया ख़राब कर रखी है यार, संभालो अपने आप को। नी होसैंग की आवाज़ सुनने के साथ जियांग चैन ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, मेरा बनी 2 दिन से लापता है। 2 दिन से? तुम्हें पता है इन 2 दिन के अंदर कितना टाइम होता है? लगभग 48 घंटे। मेरा दिल घबरा रहा है। नी होसैंग, उसे ढूंढो, मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। वैन निंग ने उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, जियांग, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। हमारा बनी बहुत स्ट्रांग है, वो जितना ज़्यादा फ्लफ़ी है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग और ब्रेव है। तुम जानते हो उसे, वो कोई सॉफ्ट हार्ट डॉल नहीं है, वो एक फाइटर है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में भी है तो वो खुद बाहर निकल कर उसके साथ आएगा। तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शायद तुम्हारे लिए कहना आसान होगा, पर मेरे लिए समझना इतना आसान नहीं है वैन निंग। ये टेंशन हर बीते सेकंड के साथ बढ़ती चली जा रही है। और गुसू का वो स्कैंडल, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं जान इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। वैन चाओ की नज़र हमेशा शाओजान के ऊपर रहती थी। वो जिस तरीके से बनी को देखता था, वो चीज़ मुझ में नफ़रत पैदा करती है उसके लिए। आज जो उसका हाल हुआ है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर मैं टेंशन में भी हूँ कि आखिर उसका हाल ही ऐसा हुआ कैसे, कहीं इसके पीछे जान तो नहीं है। अब जियांग ने नी होसैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ पता है क्या? नी होसैंग का दिल एकाएक घबरा गया। उसे वो इंसिडेंट याद आ गया जो उस दिन ग्रीन रूम में हुआ था। वो अपनी नज़रों को चुराते हुए कहने लगा, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना तुम जानते हो, बल्कि तुम तो जान को मुझसे भी ज़्यादा जानते हो। जियांग, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नी होसैंग की ये बातें सुनकर जियांग ने भी अपना सर शेक किया। मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसीलिए पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई जस्ट होप कि जान ठीक हो। जैसे ही एक आंसू जियांग के गालों पर लुढ़का, वहीं आंसू की परत इस वक्त वैन निंग की आंखों में और नी होसैंग की आंखों में भी थी। नी होसैंग का दिल बहुत तेज़ी के साथ घबरा रहा था। वो इस दुविधा में था कि उसे वो बात बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने जहान को प्रॉमिस किया है। वो अपने प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकता। उसके दिल का एक कोना चिल्लाकर कह रहा था कि तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए, वहीं दूसरा कोना ये चिल्लाकर कह रहा था कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहान को जानते हो, वो एक फ़ाइटर है। वो जितना ज़्यादा फ्लफ़ी दिखता है वो उतना ही ब्रेव है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर इस वक्त जो वैन चाओ की हालत है, उसके लिए टेंशन की बात थी। ये टेंशन की बात थी कि इस वक्त जान कहाँ है। वो दोस्त आपस में ही बातें करने लगे, एक दूसरे को सिंपैथी देने लगे, करेज देने लगे, संभालने लगे। वक्त ऐसे ही गुजर गया। लगभग 2 घंटे और बीत चुके थे। जेड डेल्टा टेक कंपनी। इस वक्त रिसेप्शन पर हुआन लगभग चिल्लाकर कहने लगा, मुझे अंदर जाने दो, मुझे वांग ईबो से मिलना है, मैं उसका भाई हूँ, तुम मुझे रोक रहे हो? लेकिन सेक्रेटरी मिन और सेक्रेटरी होस के सामने एक दीवार की तरह खड़े हुए थे। सेक्रेटरी मिन ने कहा, सर प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। सर ने हमें स्पेशली ऑर्डर दिया है कि कोई भी शख्स उनसे मिलने इस वक्त नहीं आ सकता। सेक्रेटरी हो ने कहा, प्लीज़ सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप बॉस को हमसे ज़्यादा जानते हैं। हुआन ने कहा, इसीलिए मैं अंदर जाना चाहता हूँ। मेरे भाई को इस वक्त मेरी ज़रूरत है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, पर अगर मैं अंदर नहीं गया तो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। सेक्रेटरी मिन ने कहा, आई एम रियली सॉरी सर, बट हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हुआन वहीं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें इतनी कैसे बिगड़ गईं। उसने तो सिंपल अपने भाई को एक डेट पर भेजा था, एक ऐसी डेट पर जो शायद उसकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आए। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ 360 डिग्री घूम गया। जिस डेट को उसने भेजा था वो वांगीबो तक पहुँची ही नहीं, बल्कि उल्टा जी का कॉल हुआन के पास आया था और उसे लगभग बहुत सुनाया गया। जी ने उससे कहा, जब तुम्हें डेट के लिए अपने भाई को भेजना ही नहीं था तो तुमने मुझे बताया क्यों, और फिर तुमने एंड मोमेंट पर डेट कैंसिल कर दी। हुआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है।
इसीलिए वो सब कुछ क्लियर करने के लिए अपने भाई के पास आना चाहता था। बट पिछले 36 घंटे से वो जितना ज़्यादा अपने भाई के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी सारी कोशिशें सिर्फ नाकामी से ही हाथ मिला रही थी। एकाएक पीछे से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ ने हंसते हुए कहा, हाँ, तो लाइन में तुम भी खड़े हुए हो। पूरे शहर में स्कैंडल जगाने के बाद ईबो ने लाइन लगा रखी है ताकि लोग उससे मिलने आए। हुआन, तुम्हारी हालत तो पहले की तरह ही ख़राब है। मुझे तरस आता है तुम्हारे ऊपर। हुआन ने अपनी ब्रोस को रेस कर लिया और अपने चेहरे को तिरछा करते हुए कहा, हाउ शुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाउ शुआन ने अपनी कॉलर को रेस करते हुए कहा, मैं तो वीआईपी हूँ। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें एंट्री नहीं मिल सकती, पर मुझे एंट्री मिल सकती है। तुम्हारे भाई ने स्पेशली मुझे कॉल कर बुलाया है। हुआन के चेहरे पर एक विनिंग स्मिर्क था, वो स्मिर्क जो हमेशा उसके चेहरे पर रहता है और उसे बहुत ज़्यादा चार्मिंग बनाता है। वो जितना ज़्यादा चार्मिंग था उतना ही ज़्यादा क्लेवर था। कोई उसके जाल से बच नहीं सकता था। वो जेड डेल्टा टेक कंपनी का स्पेशली एडवाइज़र था जो इस वक्त ईबो के कैबिन के बाहर खड़ा हुआ था। हुआन हाउशवान को देख रहा था और हाउशवान हुआन को देख रहा था। उन दोनों की कभी बनी नहीं, क्योंकि हमेशा उन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी कि वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। दोनों की कोशिश रहती थी कि ईबो की टॉप लिस्ट में रहें, पर ईबो वो सिर्फ इन दोनों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करता था। और ये बात इन दोनों की ही समझ से परे थी, चाहे हाउशवान कितना भी ज़्यादा क्लेवर हो। हाँ, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझता था, पर वो बात अलग है कि वो अपनी ईगो के आगे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसे इस लड़ाई में बहुत मज़ा आता था, स्पेशली जब वो हुआन को चढ़ाता था तो उसकी एक फील ही अलग होती थी। दोनों भाइयों की तरह थे, पर लड़ते बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह थे। तो मिस्टर लैंसचैन, अगर आपका हो गया हो और सारा रोना धोना भी ख़त्म हो गया हो तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? हाउ शुआन ने टॉन्टिंग टोन में कहा। उसकी ऐसी टोन सुनकर हुआन ने एक पल अपनी नज़रों को हाउशवान की तरफ किया और फिर चिड़चिड़ाते हुए कहा, हाउशवान, ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, वो मेरा भाई है, ये भूलो मत, हम ब्लड रिलेटेड हैं। हाउशवान ने कहा, ओ रियली? तो एक काम करो, जाके ब्लड टेस्ट करवा लो। मुझे तो शक है कि वो तुम्हारा भाई है भी या नहीं। अगर वो तुम्हारा भाई होता तो इस वक्त तुम अंदर नहीं होते। हाउशवान की ये बात सुनने के बाद हुआन के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ अपने दांत को पीस कर रह गया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी पीछे से सेक्रेटरी मिन ने कहा, सर, अब आपको कैबिन में जाना चाहिए, सर आपका वेट कर रहे हैं। ये आवाज़ सुनने के साथ ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हाउशवान ने अपनी फ्लर्टिंग टोन में कहा, यस स्वीटहार्ट, हमें अंदर चलना चाहिए। हाउशवान की ये फ्लर्ट देखकर हुआन ने सिर्फ अपना सर हिलाया, तुम कभी नहीं सुधर सकते। अब ये कहते हुए वहाँ पर सन्नाटा छा चुका था। हुआन बाहर ही खड़ा था और हाउशवान अंदर जा चुका था। हुआन वहीं बेंच पर बैठ गया। हाउशवान ने कैबिन का गेट, पूरा कैबिन लगभग सन्नाटे में डूबा हुआ था और बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था। हाउशवान ने अपने मन में कहा, अरे यार, मैंने तो जो हालत सोची थी यहाँ तो हालत उससे भी ज़्यादा बुरी है। भगवान, मुझे शक्ति देना इस डेविल से लड़ने की। ये कहते हुए अपने लंबे कदम लेता हुआ ईबो के कैबिन में दाखिल हो गया। अंदर ईबो वहीं खिड़की से बाहर देखते हुए खड़ा था। उसकी पीठ हाउशवान की तरफ थी। ईबो ने वहीं से कहा, तो तुम आ ही गए। हाउशवान ने कहा, ऑफ कोर्स माय बडी, तुम मुझे याद करो और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मिस्टर वांग ईबो, आपके तो जलवे हैं। पूरे शहर में इस वक्त आपका ही नाम गूंज रहा है। हाउशवान की टोन टॉन्टिंग थी। उसकी ऐसी टोन सुनकर ईबो ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसने पीछे मुड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। वो हाउशवान के नेचर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और जब तक हाउशवान ईबो को छेड़ न ले उसकी रात नहीं होती थी। हाउशवान ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, वैसे वांग ईबो, सच सच बताओ, इस स्कैंडल में कितनी ज़्यादा सच्चाई है? ये कहते हुए अब वो वहीं बैठ गया। वो चेयर पर बैठा हुआ था और ईबो की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें इंटेंस थीं और वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर और शार्प। ईबो ने कुछ नहीं कहा तो हाउशवान ने कहा, अरे बता भी दो यार, वैसे तुम तो बहुत अनटच्ड पर्सन थे। क्या मेरी वर्जिन मैरी को किसी ने छू लिया? जैसे ही हाउशवान के मुंह से ये शब्द बाहर निकले, एकाएक ईबो ने अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लिया। उसकी बॉडी स्टिफ हो गई और आंखें और ज़्यादा डार्क। हाउशवान बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट पर्सन था। वो जितना ज़्यादा क्लेवर था उतना ही ज़्यादा ऑब्जर्व करने में माहिर था। वो लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना जानता था और इस वक्त उसकी गिद्ध जैसी निगाहें ईबो पर ही टिकी हुई थीं। जैसे ही ईबो के शरीर ने ऐसी हरकत दी, उसने तुरंत भांप लिया। वो अपनी सीट को छोड़ता हुआ हैरानी से खड़ा हो गया। उसने हैरानी भरे शब्दों में कहा, डोंट टेल मी ईबो,
डोंट टेल मी तुमने सीरियसली सीरियसली अपनी वर्जिनिटी खो दी है, वो भी उस शख्स के लिए जिसका हल्ला इस वक्त पूरे शहर में गूंज रहा है। इबो, बड़ी, क्या वो स्कैंडल सच्चा है? क्या वो खबर सच्ची है? तुमने सच में किसी को फोर्स किया है? ये कहते हुए हाउशवान जितना ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा था उससे ज़्यादा फनी उसका चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ गया था ये खबर सुनने के साथ ही। उसकी ब्रोज रेज थी, चेहरे पर दोनों साइड उसकी फ्रिंजेस लटक रही थी। वो एक खूबसूरत पर्सन तो था ही, पर जब भी वो इस तरीके से बोलता था वो और ज़्यादा चार्मिंग लगता था। एकाएक ये आवाज़ सुनने के साथ ही वो पलटा और उसने घूर कर हाउशवान की तरफ देखा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाउशवान, अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। ये मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़े हुए हो और मैं किसके साथ इंटीमेसी शेयर करता हूँ, ये मुझे तुम्हें बताने की तो ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट एक प्ले बॉय को जिसके पार्टनर्स डेली चेंज होते हैं। समझ में आया तुम्हें? ये कहते हुए ईबो भी अब अपनी चेयर पर बैठ चुका था। दोनों आमने सामने थे, पर हाउशवान खड़ा हुआ था और ईबो बैठा हुआ था। हाउशवान दौड़कर चेयर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसने अपने हाथों को वहीं टेबल पर रखा और क्यूरियोसिटी से ईबो की तरफ देखने लगा। उसने कुछ कहा नहीं। ईबो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। दोनों लगभग वेट कर रहे थे। हाउशवान की गेज शार्प होती चली जा रही थी और ईबो उसकी गेज के नीचे अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ईबो कुछ ना बोलने वाले पर्सन में था। ईबो ने कहा, अब कुछ कहोगे या मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे? हाउशवान ने एकाएक हंसते हुए कहा, ईबो, तुम मुझे हार्ट अटैक देने वाले हो। मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम्हें एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए। ईबो ने अपने पेन को वहीं रखा और हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, हाउशवान, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो और वो भी बहुत ज़्यादा। हाउशवान ने कहा, बड़ी, मैं तुम्हें इरिटेट नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हारी हरकतें अलग हैं। तुम वो ईबो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। तुमने इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया एक साथ। तुम मुझसे बात कर रहे हो और उससे भी बड़ी बात, तुम मेरे सवालों का जवाब दे रहे हो। तुम वो ईबो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। हाउशवान की आवाज़ रुआसी थी। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मोटे मोटे आंसू अभी नीचे निकल कर गिर पड़ेंगे। ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कंट्रोल इस वक्त हाउशवान के ऊपर चिल्लाने से, कंट्रोल अपने सारे एंगर को हाउशवान के ऊपर निकालने से, कंट्रोल उन सब चीज़ों से जो इस वक्त वांग ईबो को परेशान कर रही थी। पर हाउशवान अलग ही था। वो अपनी अलग ही दुनिया में था। वो इस वक्त ईबो को चिढ़ाने का पूरा मज़ा ले रहा था। आखिर ऐसा मौका हर रोज़ थोड़ी मिलता है। सडनली ईबो ने अपनी टेबल पर रखे हुए इमरजेंसी फ़ोन को उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में फ़ोन उठा लिया गया। सामने वाले शख्स ने कहा, यस सर। ईबो ने अपनी डीप आवाज़ में कहा, एक रेजिग्नेशन लेटर तैयार करो। जैसे ही ये कुछ शब्द रेजिग्नेशन लेटर हाउशवान के कानों में पड़े, वो एकाएक सतर्क हो गया। उसने अपनी सारी मुस्कुराहट को एक कोने में फेंका और तुरंत फ़ोन काट दिया और ईबो की तरफ देखते हुए कहा, बड़ी, ये रेजिग्नेशन लेटर किसके लिए? वांग ईबो ने कहा, किसके लिए? क्या तुम्हारे लिए? आखिर तुम इतनी बकवास जो कर रहे हो, और मैंने इस जेट अल्ट्राटेक कंपनी में तुम्हें बकवास करने के लिए तो बिल्कुल नहीं रखा है, और जिस काम के लिए रखा है वो तुम कर नहीं रहे हो। तो बेहतर है अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करो और ये सीट खाली करो। जिस दिन वांग हाउशवान ये दुनिया छोड़ेगा उसी दिन वो जेट अल्ट्राटेक कंपनी को छोड़ेगा। उससे पहले नो नेवर, कभी नहीं। समझ में आया तुम्हें? हाउशवान, जेट अल्ट्राटेक कंपनी और ईबो कंप्लीटली जुड़े हुए हैं, हार्ट टू हार्ट, माइंड टू माइंड। कोई मुझे रेजिग्नेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकता, यहाँ तक कि यहाँ का CEO भी नहीं। ये कहते हुए उसने वहीं पर टेबल पर लगभग 3 बार ठक 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 किया। ईबो हाउशवान के नेचर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वो जब तक एक ड्रामेटिक एक्ट क्रिएट नहीं कर देगा, वो अपनी इस कैरेक्टर से बाहर नहीं आएगा। ईबो बस पेशेंटली वेट कर सकता था अब हाउशवान के इस रोने धोने के ख़त्म होने का। हाउशवान और हुआन लगभग दोनों एक ही जैसे थे और ईबो का काम होता था इन दोनों को कंट्रोल करना, इन्हें इंसान बनाए रखना, वरना ये दोनों एक अलग ही दुनिया के कैरेक्टर्स थे, ईबो से बिल्कुल अलग। ईबो ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाउशवान, प्लीज़ फॉर गॉड से एक ड्रामा ख़त्म करो। ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ। एकाएक हाउशवान सीरियस हो गया। वो अपने भाई की आवाज़ के अंदर वो सीरियसनेस महसूस कर सकता था। वाकई मामला बहुत गंभीर था और इस चीज़ के ऊपर फैसला लेना बहुत ज़रूरी। हाउशवान ने कहा, ईबो प्लीज़ मुझे बताओ हुआ क्या है। ईबो एकाएक उस चेयर पे अब स्ट्रेट होकर बैठ चुका था। ईबो की गेज़ नीचे थी। उसने कुछ कहा नहीं। हाउशवान ने कहा, वांग ईबो, तुम्हें बताना पड़ेगा। ईबो ने कहा, कोई बात नहीं है और मैं शेयर भी नहीं करना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। ईबो, टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल सीरियस नोट पर तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर जब तक तुम मुझे खुलकर चीज़ों को नहीं बताओगे तो मैं उतना क्लियर व्यू चीज़ों पर नहीं दे सकता।
बट फिर भी अगर तुम अपनी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं चाहते हो, मैं तो तुमसे यही कहना चाहूँगा कि हमें उस पर्सन को सामने लेके आना पड़ेगा जो इस स्कैंडल में तुम्हारे साथ है। अगर वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ कहे तो शायद चीज़ें सुधर सकती हैं। अगर वो अपनी सफाई दे देगा या आधा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा तो शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। हाँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि जितनी भी वीडियोस और फोटोग्राफ्स लीक हुई हैं उनमें से आधे से ज़्यादा एडिटेड हैं, बट इस बात पर कौन यकीन करेगा? ये पब्लिक है, ये सिर्फ वही सुनना चाहती है जो इन्हें एंटरटेनिंग लगेगा। मीडिया हाउस वही दिखाना चाहेंगे जो टीआरपी बटोरेगा, और हम जैसे लोग सिर्फ वही करेंगे जो एक शार्प बिजनेसमैन को करना चाहिए। माना इस वक्त ये खबर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, पर हमारा एक स्मार्ट मूव ये सारी नेगेटिव खबर हमारे लिए कम्प्लीटली पॉजिटिव बना सकता है। और जितना ज़्यादा इस वक्त शेयर मार्केट गरमाया हुआ है और अप्स एंड डाउन्स ले रहा है, उस पर एकाएक हिज़ेड डेल्टा टेक कंपनी टॉप पर पहुंच सकती है। बस हमें इस खबर का इस्तेमाल अच्छे से करना होगा। ये कहते हुए हाउशवान ने अपनी क्लेवर स्माइल दी। ये बात कहते के साथ ही वहाँ पर एक चुप्पी पसर गई। यिबो ने अपनी आंखों को हाउशवान से हटाकर उसी विंडो की तरफ किया जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था। यिबो शांत था, कोल्ड था। कोई नहीं समझ सकता था कि उसके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या है। जितना ज़्यादा वो शांत था उतना ही उसके अंदर उसके टर्माइल का एक समरसॉल्ट उठा हुआ था, जिसे उसने अब होल्ड कर कर रखा था। वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाना चाहता था। और इस तरीके से एक और दिन बीत गया। अब लगभग पूरे 3 दिन हो चुके थे, पर जहान का कहीं अता पता नहीं था। हर बीतता सेकंड सिचुएशन को क्रिटिकल ही कर रहा था। सवाल बहुत सारे थे, पर जवाब किसी के पास भी नहीं। ईबो इस वक्त बहुत सख्ते में था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई। वो एक ऐसा इंसान था जो हमेशा हर चीज़ों को अपनी मुट्ठी में रखना पसंद करता था, पर आज सब कुछ उसकी पहुंच से बाहर था। न शाहजहान का कोई अता पता था और न इस स्कैंडल के ख़त्म होने का कोई रास्ता नज़र आ रहा था। जो रास्ता हाउशवान ने उसे बताया था उस पर उसे विचार करना बाकी था, पर फिलहाल बिना जहान के उस पर भी विचार करना व्यर्थ ही था। हर बीतता सेकंड ईबो की परेशानियों को बढ़ा रहा था। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर कहाँ हो तुम। सब कुछ एकाएक इतनी सफाई के साथ साफ हो जाना किसी एक्सपर्ट का काम हो सकता था। ईबो के लिए चौंकने के लिए ये चीज़ काफ़ी थी। ईबो ने भी क्लब के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था, पर जहान का वहाँ कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि ईबो और जहान के साथ भी कोई पिक्चर्स नहीं थी। जो पिक्चर्स लीक हुई थी वो किसी ने पर्सनली उनको क्लिक किया था और बहुत पहले ही लीक कर दिया था, जिस वक्त जहान और ईबो कम्प्लीटली एक दूसरे में इंडल्ज थे। इसीलिए वो चीज़ लीक हो गई। एकाएक कैबिन में नॉक हुआ और 2 शख्स कैबिन में दाखिल हुए। सेक्रेटरी मिन और सेक्रेटरी हो, साथ ही डिटेक्टिव्स भी थे, यानी कि ईबो की पूरी सर्च टीम के हेड जो थे वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। तीनों ने ईबो को पो किया। ईबो ने अपनी शार्प गेज से देखते हुए उनकी तरफ पूछा, यहाँ क्यों आए हैं? सेक्रेटरी मिन ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, जिस स्कैंडल में आपकी फ़ोटोज़ लीक हुई थी, आपके साथ वाले पर्सन की कुछ ब्लड फोटोग्राफ्स रिलीज़ हो गई हैं। ये सुनने के साथ ही ईबो का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ईबो अपने लिए बर्दाश्त कर सकता था, पर जहान की फ़ोटोग्राफ्स लीक होना, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। ये चीज़ बहुत बुरी थी। क्या उस पर्सन की फ़ोटो क्लियर है? ईबो ने पूछा। ईबो बस यही उम्मीद कर रहा था कि जहान की फ़ोटो क्लियर नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी मिन ने कहा, सर, अभी तक तो कोई क्लियर नहीं है, बट हमें जो मेल आया है उसके हिसाब से फ़ोटो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। कोई हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। सेक्रेटरी मिन ने कहा। ईबो की गेज शार्प हो गई। उसने डिटेक्टिव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक पहुँची? क्या तुम उस बंदे को अभी तक पकड़ पाए हो या नहीं? उस तक पहुँच पाए हो या नहीं? ईबो यहाँ जहान की बात कर रहा था। डिटेक्टिव ने सर झुकाते हुए कहा, सर, माफ़ कर दीजिए, पर अभी तक हमारी टीम उस तक नहीं पहुँच पाई है। हमें उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ये सुनते के साथ ही ईबो ने अपने टेबल पर रखे सारे सामान को वहीं नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इतना गुस्से में कि उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। क्या फ़ायदा चाइना के टॉप बिजनेसमैन होने का जब वो उस इंसान तक नहीं पहुंच सकता जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, जिसे वो सबसे ज़्यादा देखना चाहता है। पर अचानक से कैबिन पर नॉक हुआ। ईबो ने अपनी निगाहों को कैबिन के गेट पर किया और तेज़ आवाज़ में कहा, कम इन। वो 74th फ्लोर की रिसेप्शनिस्ट तमाका थी। तमाका ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसके सीईओ इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। फिर भी उसे वो चीज़ तो कहनी थी जिसे कहने के लिए वो यहाँ आई है। उसने सामने बो किया और अपनी डरती हुई आवाज़ में कहा, सर,
एक्चुअली आपसे कोई मिलने आया है। इबो ने अपनी गेज़ को शार्प कर लिया और तमाका को घूर के देखने लगा। तमाका भी डर के मारे उसने अपना सर नीचे कर लिया। फिर उसके बाद उस कैबिन में पूरी तरीके से शांति पसर गई। ओफो, अब तो मुझे भी टेंशन हो गई है। आखिर जहानका गए कहाँ? अरे यार, बेचारा इबो कितना परेशान में। जब से जहानका उसकी ज़िंदगी में आए हैं सब कुछ अप्स एंड डाउन ही हो रहा है। ना चाहते हुए भी जहान हर एक प्रॉब्लम का कारण बन रहा है इबो की। अभी वो क्या करेगा? सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि हमारे जहानका एकाएक कहाँ गायब हो गए, वो भी इतना सब कुछ क्रिएट करने के बाद? अगर आपको कोई आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लेकर बताइएगा। इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे सवाल छोड़े हैं, जैसे कि पहला, हमारे जहानका कहाँ गायब हो गए। सेकंड, इबो को कौन ब्लैकमेल कर रहा है। थर्ड, हमारे क्लेवर हाउसवान ने आखिर क्या आइडिया दिया होगा। एंड फोर्थ, आखिर इस पॉइंट पर हमारे कोल्ड सीईओ से कौन मिलने आया है। एनी गेस? अगर कोई आइडिया हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। फिर हम कल चैप्टर में देखेंगे कि आपके आइडियाज़ कितने ज़्यादा करेक्ट होते हैं। बाकी ये बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस ब्यूटीफुल फैमिली को और बड़ा कीजिए। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट माय सेकंड पोइट्री चैनल। अगर आप में से कोई भी पोइट्री को पसंद करता है तो उस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, उतना ही सुनिएगा जितना ये चैनल सुनते हैं। टिल देन, लिंक आपको भी यहाँ पर, नाम आपको यहाँ भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और अगर कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया होगा तो देख लीजिएगा। टिल देन, टाटा, बाय बाय।